चलिए, हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ की हमको जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, आज के समय पर हम अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो प्रोमिसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। कमिटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी क्रेडिबिलिटी इंश्योर करने में। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब प्रभु श्री राम का युग था, उस समय यह कहा जाता था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कि इंसान की क्रेडिबिलिटी की जितनी वैल्यू होती थी उतनी वैल्यू उस इंसान की खुद की लाइफ की तक नहीं होती थी। लेकिन आज हम कलयुग में देखते हैं कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसों के लालच में अपने प्रोमिस से पीछे हट जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से, लेकिन पब्लिक के पैसों को लेकर फरार हो गया। नीरव मोदी ने 28,000 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से, पब्लिक के पैसों को लेकर फरार हो गया। अब अगर मेरे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके अंडर मैं ये कंपेल कर पाऊं सामने वाले को, जिसके अंडर मैं ये क्लेम कर पाऊं कि सामने वाला अपने वादे को निभाए, आपको नहीं लगता कि लॉ बहुत ही सक्षम हो जाएगा? इसीलिए किसी भी लॉ स्टूडेंट को, किसी भी सीए स्टूडेंट को या किसी भी सीएस के स्टूडेंट को सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ाया जाता है। क्योंकि प्रोमिसेस आप किसी भी एरिया में ले लीजिए, सबसे ज्यादा फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। तो अगर लॉ ये इंश्योर नहीं कर पा रहा है कि आप अपने वादे पे खरे उतर रहे हैं या फिर आप अपने वादे को निभा रहे हैं, तो लॉ आपके बाकी राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद ये होता है कि हम अपने वादों पर अडिग रहें और सामने वाले को ये एहसास दिला पाए, सामने वाले को कंपेल कर पाए कि भैया अगर आपने वादा किया है, आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा, नहीं तो हम कोर्ट में जाके आपको एनफोर्स कराएंगे, आपको कंपेल कराएंगे कि आप अपने प्रॉमिस को पूरा करें और आप अपने बात से पीछे ना हटें। तो अगर इसमें हम कुछ लिखना चाहें तो सिर्फ एक लाइन लिखेंगे कि व्हाई डू वी नीड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर व्हाई डू वी नीड अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। उसका सबसे बड़ा आंसर रहेगा वी नीड द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आपसे रिक्वेस्ट है आप सब लिखते भी जाएं, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप जितना इसको पढ़ेंगे समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब एग्जाम में लिखने की बारी आएगी ना, अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है क्लास में, तो फिर आप एक्चुअल में जब पढ़ने बैठेंगे आप तब भी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि एग्जाम में अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं तो फिर उसको पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं है। नॉलेज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो फिर कोई बिल्कुल मत लिखिए, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्यों जरूरत है? टू होल्ड दोज पीपल अकाउंटेबल हु refuse to fulfill their promises। अब एक सवाल उठता है हम सबके मन में कि अंग्रेजों ने तो 1872 में हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब साल 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर्मली एक लॉ बन गया। लेकिन क्या इससे पहले कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट लॉ इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था? तो इसका जवाब हमको हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सबसे पहले पेज में मिलेगा। अगर आप इस चैप्टर को खोल के देखेंगे, इस हेडिंग के अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
देखिए, साल 1872 में अंग्रेजों ने फॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इन अंग्रेजों के आने के हजारों लाखों साल पहले भी हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नींव एग्जिस्ट किया करती थी। मैंने थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दिया। प्रभु श्री राम जी के समय पर यह कहा जाता था, प्राण जाए पर वचन ना जाए, कि इंसान की जान की उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है जितनी क्रेडिबिलिटी उसकी प्रोमिसेस की है, कि इंसान की जान की उतनी कीमत नहीं है जितनी कीमत उसकी क्रेडिबिलिटी की है, उसके प्रोमिसेस की है, कि मैंने एक बार एक बात कमिट कर दी तो भैया मैंने किसी की नहीं सुननी। अब अगर हम थोड़ा सा आगे आए, मुगल रूल के टाइम पर आए, मुगल साम्राज्य के टाइम पर आए, तो उस समय भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता था अक्द और एक्सेप्टेंस को बोला जाता था कबूल। तो अगर हम लोग मुगल एरा की बात करें, तो मुगल एरा में कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता था अक्द, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता था कुबूल, जो कि होता है एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे एक इंटरेस्ट वाली बात पता है क्या है? आज भी अगर आप मुस्लिम मैरिजेस को देखेंगे, तो मुस्लिम लॉ में मैरिज जन्मों जन्म का साथ नहीं होता है, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और मूवीज में ने किसी दोस्त की शादी में जो कि मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करता हो, इन सारी शादियों में या फिर इन सारी मूवीज में हमने एक चीज देखी होगी कि दोनों पार्टीज कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये तीन शब्द बोलती है। तो एक्सेप्टेंस का एक फंडामेंटल रोल हो जाता है मुस्लिम लॉ के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये तो चलो पर्सनल लॉ हो गए, ये तो शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन जो कि मैं कहूं बिजनेस लॉ वाले कॉन्ट्रैक्ट है, डे टू डे बिजनेस वाले कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी ये एक्सेप्टेंस एक इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये बात मुस्लिम लॉ के टाइम पे बोली जाती थी, कि अगर आपने कबूल है बोला है तो मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी सहमति से बना है। और इस्लामिक लॉ के अंडर अब हम देखेंगे, जो अंग्रेजों ने अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनैक्ट किया लेटेस्ट 1872 में, उसमें बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मुगल लॉ के अंडर सिर्फ एक रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, कबूल, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया ना जो ऑफर आपको दिया गया है उसको, तो बस वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्जा किया, तो उस समय पर वो लेकर आए उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को, जिसको आज आप मैं पिछले, मैं कहूं दशकों से चलते आ रहे इंडियन लीगल सिस्टम का हर एक स्टूडेंट पढ़ता आया है। और आज भी आने वाले समय में आगे भी देखा नहीं जा रहा है कि कोई भी स्कोप है इस लॉ को बदलने का, क्योंकि इसकी ड्राफ्टिंग इतनी ब्रिलियंट हुई है कि कोई भी समय क्यों ना हो, ये लॉ, मैं बोलूं रेलेवेंट है। ये लॉ बहुत ज्यादा काम का है एक किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में। हाँ, इसमें कुछ कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत पुराने टाइम से रिलेट करते हैं, जैसे आज के समय पे चिट्ठियां कोई नहीं भेजता। तो बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको सिर्फ इसलिए समझने पड़ेंगे क्योंकि वो एक आउटडेटेड कंसेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन उनका प्रेजेंट डे में कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। उस पर्टिकुलर केस में हम कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स को तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन पुरानी बातें भी हमको समझनी पड़ेंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो हमारे सिलेबस में है। तो यहां पर एक लाइन अपन और लिख देते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, the Indian Contract Act 1872 was enacted, which is followed in India even till this date. अब हमने क्या क्या समझा अभी तक, कि हमको कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जरूरत क्यों है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पहले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्या पोजीशन हुआ करती थी। तो इन दोनों कंसेप्ट्स को समझ लेने के बाद अब हम आते हैं उस लॉ पे
जो लॉ हमारे एग्जाम, प्रोफेशनल और लीगल जर्नी में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखिए, बचपन से लेकर आज तक हम सब ने कॉन्ट्रैक्ट शब्द कभी ना कभी अपने जीवन में सुना है